हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बैलेरिना फिल्म को, जिस फिल्म के टाइटल को लेकर के खुद कह सकता हूं कि स्टूडियो भी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उन्होंने फिल्म को लेकर जो कई सारे चेंजेस किए हैं उस पर खुद फिल्म के डायरेक्टर लेन विशमैन ने भी बात की है, जिनकी बातों को सुनकर के थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि असल मायने में इस फिल्म को 1 साल का डिले क्यों किया गया, जिसके बिहाइंड द सीन्स की कई सारी डिटेल्स अभी के लिए तो कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद मैंने पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दी है, क्योंकि देखा जाए तो उनका काम फिल्मों के ट्रैक को लेकर के काफी ज्यादा अलग ही होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक डायरेक्टर की सिग्नेचर उनके डायरेक्शन में आपको नजर आती है, जो कि यहाँ पर भी मुझे तो नजर आई है, जिस बारे में आगे बात की जाएगी। जिन सब से हटकर अब सीधे बैलेरिना फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का अब असल टाइटल स्टूडियो की तरफ से फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलेरिना रखा गया है। रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि स्टूडियो इस फिल्म को किस यूनिवर्स की छत्र छाया में रखना चाहता है, यानी बाकी वो जो ऑडियंस इस फिल्म के बारे में नहीं जानती है वो भी जान ले, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के मार्केटिंग मटेरियल को लोगों के सामने रखा गया, भाई साहब थोड़ी रिसर्च और मेहनत अच्छी तरीके से करते हुए मुझे लगता है कि उन्हें इस फिल्म पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन खैर, फ्यूरियसा फिल्म ने बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ जो खुद के बॉक्स ऑफिस नंबर फ्लॉप वाले जनरेट किए थे, स्टूडियो इस फिल्म से भी खुद का माहौल कुछ वैसा ही बनाकर बैठा है। लेकिन उन सबसे हटकर फिल्म के कंटेंट पर बात की जाएगी, और हाँ, इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स पर भी, और खास करके ये कि आपको आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं। जिन सब में सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि शायद से इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन मैंने इस फिल्म के इंग्लिश वर्जन को ही देखा है। बाकी स्क्रीनिंग को 11 तारीख के लिए सेट कर रखा गया है, लेकिन कुछ स्पेशलिटी होने की वजह से मुझे चीजें प्रोवाइड की गई थी, जिस हिसाब से मैंने इस फिल्म पर ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय इस फिल्म को दिया है। जी हाँ, ये 2 घंटे की फिल्म है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंस है, इसलिए बच्चों के साथ देखना अवॉइड करें। बाकी इंडिया में सब चलता है वाली सिचुएशन में अगर आप फैमिली भी दिमाग में रख रहे हैं तो याद रहे कि वायलेंस काफी ज्यादा है, जिसके अलावा फिल्म पूरी तरीके से क्लीन है। बाकी एना दी आमरस फिल्म की एना दी आमरस फिल्म की वो शाइन है जिन्हें पहले हमने नो टाइम टू डाई जैसी फिल्म में एक झलक के तौर पर देख करके ये बात मान ली थी कि भाई वो एक्शन बहुत तगड़ा करेगी। और दूसरी तरफ फिल्म के इंटरव्यू में भी एना दी आमरस ने कुछ इसी तरीके की बात करते हुए ये कहा कि ये फिल्म उनके लिए बहुत ज्यादा टफ एक्सपीरियंस थी, जिसके अब अगर कहानी पर है तो कहानी ईव के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि हुडसन के कैरेक्टर डायरेक्टर के अंडर रहकर बैलेरिना का काम सीख रही है। और वो काम हमें आई थिंक जॉन विक के यूनिवर्स के दूसरे या तीसरे पार्ट में दिखाया गया था, जिसके बाद से स्पिन ऑफ की डिमांड और लीड कैरेक्टर की खोज स्टूडियो भी कर रहा था, जो कि एना दी आमरस पे जाकर के रुक गई। लेकिन खैर, स्टोरी के फ्लो में अब उसका कुछ पास भी है जो कि उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जिन सबसे अब वो किस तरीके से डील करेगी। और इन सब के बीच कल्ट लीडर्स का बसाया गया पूरा का पूरा एक एम्पायर। उसके बाद बॉन्टी और जॉन विक के यूनिवर्स के कुछ आइकॉनिक से कैरेक्टर आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे, खास करके चैरन का कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म में हमें आखिरी बार नजर आएगी, अनफॉर्चुनेट जिनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उससे हटकर फिल्म के पोस्टर पर ही जॉन विक को डाल करके स्टूडियो जो डेस्परेट मूव खेल रहा है, उसके लिए फैंस इस फिल्म को सपोर्ट करते भी है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन एज अ फैन मैंने इस फिल्म को जिस एक्सपीरियंस के साथ देखा है उसके बारे में तो इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी। जिन सबसे पहले अब फिर क्या बनेगा इस वीडियो का इंट्रो, और हाँ, छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी जो की है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो डेविड और चैड स्कैलेंस्की की तरफ से इस यूनिवर्स को जिस तरीके से समझते हुए कियानू रीव और उनकी पूरी टीम को ला करके जिस जॉन विक के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसे ऑडियंस ने भी ढेर सारा प्यार देते हुए डेफिनेटली इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा रिच बना दिया है, जिसकी नीड अब स्टूडियो भी समझता है। इसलिए इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री भी VOD पर रिलीज की गई है, वीक पेन ऐसे कुछ तो नाम है, जिसे देखने के बाद उसका भी रिव्यू मैं आपको कर दे दूंगा। लेकिन उन सबसे हटकर ये फिल्म अब इस यूनिवर्स में जबरदस्ती की स्पिन ऑफ बनाई गई, या फिर स्टोरी के नीड के हिसाब से ये जॉन विक के यूनिवर्स में जो जबरदस्ती से घुसने की कोशिश भी कर रही है। जी हाँ, अगर ऐसा आप सोच रहे हो वेल, तो उसके लिए कहूंगा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि ये फिल्म उन सबसे पूरी तरीके से हटते हुए अपने प्रोजेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से समझती है कि इसे ऑडियंस को एक्शन के इस जॉनर में इस बार फीमेल लीड के एक्शन को फाइट लाइक का गल वाले मैसेज के साथ देना है, जो सॉन्ग अंत में फिल्म खत्म हो जाने के बाद इस फिल्म के एक्शन में 4 चांद लगाता है। बाकी फिल्म में नोगी जैसे कैरेक्टर भी ईवी को ट्रेन करते हुए यही बताते हैं कि उसे औरतों के जैसे लड़ना चाहिए, ना कि मर्दों से कम्पीट करना चाहिए, कि वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और गेस व्हाट, उसी नीड को भी समझते हुए भाई फाइटिंग यार कोरियोग्राफर ने एक्शन कुछ उसी तरीके के कोरियोग्राफ की है, क्योंकि पंच वाले एक्शंस को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अगर कोई औरत एक्शन कर रही है तो गन दे दो, काम खत्म। जी हाँ, इन चीजों पर भी ध्यान दिया गया, जिस हिसाब से इस फिल्म के एक्शन लाजवाब है, जिन्हें मैं काफी प्राउडली कह सकता हूँ कि जॉन विक के यूनिवर्स की सबसे ज्यादा वायलेंट फिल्म भी मानी जाएगी। जी हाँ, मेकर्स ने इस फिल्म को इस हद तक सुधारा है, जो कि जॉन विक के यूनिवर्स में यार अब ये लोग और क्या कुछ करेंगे उसे देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म
फिल्म अपनी कहानी की पारी खेलते हुए वो भी काफी सिंपल तरीके से एक कैरेक्टर, उसके आर्क और उसकी स्टोरी को लेती है और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाती है। जी हाँ, उसके लिए तो डेफिनेटली आपको थिएटर जाकर के इस फिल्म पर टाइम देना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी नजर में ये 2 घंटे की लेंथ की फिल्म स्टार्ट टू एंड अपने पॉइंट से बिल्कुल भी ना भटकते हुए मुद्दे पर भी रहती है और ऑडियंस को बोर नहीं करती, जो कि डेफिनेटली फिल्म के डायरेक्टर की स्पेशलिटी है। बाकी चैट स्केलेंसकी इन सभी का आउटपुट भी आपको फिल्म में एक्शन के तौर पर नजर आ जाता है और ऊपर से फिल्म को सिर्फ एक असाइनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था, जो कि इस यूनिवर्स में अंत हो जाने के बाद आपको ये उम्मीद नहीं देता कि अंत में किसी तरीके का पोस्ट क्रेडिट सीन है। जी हाँ, मैंने वो भी देखा जिसे देखने के बाद यही कहूंगा कि फिल्म जैसी ही खत्म हो जाए, अगर गाना सुनना है, फाइट लगा गलत बैठ जाना, वरना पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, ये बात भी दिमाग में डाल लो। जिसके अलावा बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एना दियामस ने ही अपने कैरेक्टर्स में भाई ऐसी जान डाली रखी कि हम उसके कैरेक्टर्स के साथ शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरी तरीके से चिपक जाते हैं, क्योंकि जहाँ से ये स्टोरी ईव के पास से शुरू होती है तो कैसे इस यूनिवर्स में उसे सेट किया जाता है, उसके बाद जाकर के कॉन्टिनेंटल के रूल्स, उसके अलावा बॉन्टी और किसी तरीके की सर्च उसे एक ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ी कर देती है कि इस यूनिवर्स में अब कल्ट जैसी चीजें भी हमें देखने मिलेगी, ये बात भी कंफर्म हो जाती है। जिसके अलावा दिखाए गए फिल्म में बाकी दूसरे एक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस से तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ जॉन विक यानी कि बाबा यागा की बात की जाए तो उस कैरेक्टर की वैल्यू इस यूनिवर्स में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिल्म उसे भी काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट करते हुए ये बताती है कि भाई डर और भौकाल सिर्फ बाबा यागा के नाम का किस तरीके का है, क्योंकि जब एक दूसरे कमरे में बाबा यागा दूसरी किसी सिचुएशन से हैंडल कर रहा है तो बाहर खड़े लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि अंदर जाएगा कौन, यानी दूसरे कोई भी कैरेक्टर इस सुप्रीम लेवल वाले कैरेक्टर्स के साथ किस तरीके की डील कर सकते हैं या फिर नहीं भी, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए फिल्म अपने उसी कैरेक्टर को सुप्रीम बनाती है और फिर क्या लेगेसी की मारती है। जी हाँ, जो कि ये फिल्म दूर दूर तक नहीं करती। लेकिन कियानू रीव के बाबा यागा के कैरेक्टर की नीड शुरुआत में बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं लगती, लेकिन फिल्म के थर्ड एक्ट में जाकर के वो चीज थोड़ी सी फोर्सफुल लगती है, जिसे अगेन कहूंगा फिल्म के फ्लो के साथ मैंने डाइजेस्ट भी कर लिया। और फिर इसके अलावा फिल्म के डायरेक्शन और इसकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उन सब में भी डायरेक्टर का काम और फिल्म का बजट इतना ज्यादा तो ध्यान में रखा गया था कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके की लोकेशन को चूज करना है, खास करके अंत के उस पोर्शन में जिस तरीके के एक्शन को कोरियोग्राफ किया गया है वो डेफिनेटली आप नहीं भूलोगे। और ऐसे ही कई सारे अच्छे मोमेंट्स शुरुआत के एक मिशन में दिखाए जाते हैं, उसके बाद जाकर के इस कैरेक्टर की जिस तरीके की डेवलपमेंट ट्रेनिंग आर्क से लेकर के वो जो कहते हैं ना कि नए बाबा यागा बनने की है, उस जुनून तक को दिखाती है, जिसमें फिल्म की फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी भी साथ देती है, क्योंकि अंत में जाकर उस फायर फ्लेम से जिस तरीके के एक्शन को अंजाम दिया गया है यार, देखने में बहुत ही कूल लग रहा था, जिसकी आपको छोटी सी झलक इस फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाई गई थी। और बाय द वे एक ट्रेलर को देख करके मैंने पूरी तरीके से उन चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं तो इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में जाकर के बड़े पर्दे पर डेफिनेटली एंजॉय करूंगा। और हाँ, वो चीज मैंने इस फिल्म को देखते वक्त फील भी की कि मैं एक अच्छे प्राउड यूनिवर्स का काफी अच्छा खासा फैन बन गया हूँ। बाकी फिल्म अपने बजट को मेंटेन करते हुए वीएफएक्स और सीजी में भी कुछ ओवर द टॉप ना करते हुए जो उनकी नीड है वही दिखाती है। बाकी फिल्म के डायलॉग्स कुछ मोमेंट में अच्छे हैं, तो वहीं अगर कुछ चीजों की बात करूँ जो कि वर्क नहीं कर रही थी तो डेफिनेटली वो विलन और उसके कैरेक्टर का आर्क ही होगा, जिन पर अनफॉर्चुनेट मेकर्स ने बिल्कुल भी टाइम ना देते हुए उन्हें बस विलन जैसी ट्रीटमेंट दी, जो कि मेरे लिए तो सरप्राइजिंग थी। लेकिन मैं जानना चाहता था कि ये चीजें असल मायने में काम कैसे कर रही है, उन्हें ऑपरेट करने का सिस्टम है क्या। बट खैर, जिस तरीके से ये फिल्म अंत में जाकर के एना दियामस के कैरेक्टर को ट्रीट करती है अनफॉर्चुनेट, वो मुझे एक लेट डाउन लगता है उसी पुराने पैटर्न का, जिस पैटर्न पर जॉन विक अपनी पारी बहुत ही अच्छी तरीके से खेल चुकी है। यानी जिस तरीके की सिचुएशन में बाबा यागा को डाला गया था, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि फीमेल लीड के तौर पर चीजों को रिपीट किया जा रहा है। बाकी नॉर्मन रीड्स इस फिल्म के पोस्टर में जितने नजर आते हैं उतने ही फिल्म में है। आई होप के आगे उन्हें अच्छी तरीके से यूज किया जाए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर के जैसी मैंने उम्मीदें पाल रखी थी बिल्कुल वैसी ही है। जिन सब पर अब थोड़ी और बात अगर रेटिंग के टाइम पर की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर, जिसमें ये फिल्म 5 में से 5 स्टार तो नहीं लेकिन 5 में से 4.5 स्टार तो डिजर्व करती है। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं ड्रामा में ये फिल्म ज्यादा एफर्ट ना डालते हुए 5 में से 3 स्टार ही लेगी, क्योंकि एक सिंपल स्टोरी को अगर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, खास करके मेकर्स अगर अपने प्रोजेक्ट को समझे तो बैलेरिना जैसी फिल्म ही बनती है जिसने अपने असाइनमेंट को समझ लिया था। और फिर बात की जाए सस्पेंस की, तो फिल्म बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ चीजें सरप्राइज पैकेज के साथ मेरे लिए इस फिल्म को सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार दिलाती है। जिसके बाद बात करें फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में हॉरर तो नहीं लेकिन थ्रिल का एलिमेंट, वो जो कुछ वायलेंट चीजें दिखाई गई है, अगेन कहूंगा एक्शन के माध्यम से उस सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनेगी। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात की जाए तो नो डाउट मास ऑडियंस इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म पर अपना प्यार अच्छा खासा बरसाते हुए इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखा है, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए B+ की कैटेगरी में इस फिल्म को रखूंगा। और यही कहूंगा कि इस हफ्ते अच्छी एक्शन पैक फिल्म देखना चाहते हो, वो भी फीमेल लीड वाली, तो फिर बैलेरिना, आई मीन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैलेरिना फिल्म आप डेफिनेटली थिएटर में जाकर के
देख सकते हो, जिसकी रीवॉचेबिलिटी भी मेरी नजर में अच्छी खासी सी है। बाकी खैर ये तो मेरा ओपिनियन था फिल्म बैलेरिना को लेकर, जिसका यूट्यूब टाइटल भाई बैलेरिना रखूं या फिर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैलेरिना, खैर वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन भावनाओं को समझते हुए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस फिल्म से रिलेटेड वो मैंने आपको दिया है, यानी आपकी राय कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.